बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि काउंट किस तरह से किया जाता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन किया था। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और चॉइसेस। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पर कुछ डॉट्स हैं। यहाँ पर ये मैंने डॉट्स लगा दिए हैं। यहाँ पर 5 जो हैं डॉट्स हैं और यहाँ पर ये जो है इस तरफ 4 डॉट्स हैं। यहाँ पर या मतलब ये कि यहाँ पर जो रोज़ चल रही हैं वो 4 हैं और 5 जो हैं यहाँ पर कॉलम की शक्ल में आ रही हैं। अब मैं इनको काउंट करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं इनको एक एक करके काउंट करूँगी? ऐसा तो नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये करूँगी कि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब कि मेरा आंसर, मैं क्विक आंसर अपना चाहती हूँ, तो जितनी रोज़ और जितने कॉलम्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है तो वो मुझे आंसर मिल जाता है। अब चलते हैं इस टेक्निक की तरफ कि ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है। ये देखिएगा कि आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में और आ रहा है या एंड आ रहा है। अगर तो क्वेश्चन में और आए तो हम वहाँ पर करेंगे प्लस, और अगर क्वेश्चन में एंड आए तो वहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई। मतलब ये कि अगर तो क्वेश्चन में जो है और का ज़िक्र आ रहा हो तो उस क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स होंगे, जो तादाद हमें दी गई होगी, उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, और अगर एंड आ रहा होगा तो उन नंबर्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि संडे का दिन है और मैंने अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना है, तो मैं किसी मॉल में जाती हूँ और उस मॉल में 3 मूवीज़ लगी हुई हैं और वहाँ पर 2 प्लेस भी लगे हुए हैं। अब मैं या तो मूवी देखूँगी या फिर मैं प्ले देखूँगी। अब जो वर्डिंग मैं यूज़ कर रही हूँ उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि या तो मैं मूवी में जा सकती हूँ, मूवी देख सकती हूँ, और या मैं फिर प्ले देख सकती हूँ। मैं दोनों काम एट ए टाइम नहीं कर सकूँगी, यानी या तो मैं मूवी देखूँगी या फिर मैं प्ले देखूँगी। अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो कितने हैं? मेरे पास 3 मूवीज़ हैं और मेरे पास 2 प्लेज़ हैं। यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास M1, M2 एंड M3 ये 3 मूवीज़ हैं, और इसी तरह से P1, P2 ये प्लेज़ हैं। ये पहला प्ले है, ये दूसरा प्ले है। इसी तरह से ये पहली मूवी है, ये सेकंड मूवी है, ये थर्ड मूवी है। ऑप्शंस मेरे पास मूवी देखने के कितने हैं? वो 3 हैं। ऑप्शंस मेरे पास प्ले देखने के कितने हैं? वो 2 हैं। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा कि या तो मैं मूवी में जा सकूँगी या फिर मैं प्ले देख सकूँगी। यानी मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें और आ रहा है, यानी मूवी और प्ले। यानी इसमें जो मैंने कंजंक्शन यूज़ किया है वो है और का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब और का ज़िक्र आए या क्वेश्चन में हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही हो कि या तो मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं फिर ये काम कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आपने हमेशा प्लस करना है। यानी मूवीज़ के ऑप्शन मेरे पास 3 हैं और प्ले के ऑप्शन मेरे पास 2 हैं, यानी मेरे पास टोटल 5 ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए से मैं अपना टाइम स्पेंड कर की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक सिटी ए से एक सिटी बी की तरफ मूव करना है, यानी मैंने सिटी ए से सफ़र तय करके सफ़र बी तक जाना है। ये बी मेरा डेस्टिनेशन है, लेकिन मैं ए से बी तक यानी सिटी ए से सिटी बी तक डायरेक्ट नहीं जा सकती। तो यहाँ पर एक सिटी सी है, मुझे हर हाल में इस सिटी से गुज़र के जाना है, यानी मेरी डेस्टिनेशन है ए से बी। यहाँ पर मैंने स्टॉप नहीं करना, लेकिन इसके बग़ैर मैं बी तक नहीं पहुँच सकती। कोई डायरेक्ट वे ऐसा नहीं है कि मैं ए से बी डायरेक्ट जा सकूँ। मुझे हर हाल में सिटी सी से गुज़र के जाना पड़ेगा। अब ए से बी तक जाने के लिए मुझे सिटी सी से जब गुज़रना पड़ेगा तो यहाँ पर मेरे पास 3 रास्ते हैं, और इसी तरह से जब मैं सी से
बी में जाऊंगी तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, दो रास्ते हैं मेरे पास कि मैं सी से बी तक पहुंचने के लिए मुझे दो रास्तों का इंतखाब करना पड़ेगा। यहाँ पर जब सिटी ए से सिटी सी तक जाती हूँ तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास पहला रूट R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। इसी तरह से मैं जब सिटी सी से बी की तरफ मूव करूँगी तो मेरे पास लेट्स सी L1 है और ये L2 है। ये दो मेरे पास रास्ते हैं जो मैं चूज़ कर सकती हूँ और ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं जब सिटी ए से सिटी सी की तरफ जाती हूँ, मतलब ए से सी की तरफ जाऊँगी, तो मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। R1 करूँगी, R2 को चूज़ करूँगी, R3 को चूज़ करूँगी। अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इन तीनों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब किया। अब सी से बी तक मैं जब जाऊँगी तो सी से बी तक पहुंचने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं R1 के थ्रू जाती हूँ फिर भी मुझे ये दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। अगर R1 मैं चूज़ करूँगी तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं L1 चूज़ कर सकती हूँ या मैं L2 चूज़ कर सकती हूँ। इसी तरह से जब मैं R2 को चूज़ करके सी तक जाऊँगी और फिर मुझे आगे बी तक जाना है, फिर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, यानी R2 के लिए भी मुझे L1 और L2 में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से जब R3 अगर मैंने चूज़ किया ए से सी तक जाने के लिए, तो सी से बी तक पहुंचने के लिए भी तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं ना। तो यहाँ पर L1 और यहाँ पर L2। अब ये आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ए से बी तक पहुंचने के लिए मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस हो गए, यानी R1 के लिए L1 L2, R2 के लिए L1 L2, R3 के लिए L1 L2। अब अगर इन सब को काउंट किया जाए तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बनते हैं? मेरे पास बनते हैं 6 ऑप्शंस, यानी 6 तरीक़ों से मैं ए से बी तक जा सकती हूँ। लेकिन अगर इसी काम को मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी? ये तो था कि मैंने एक एक चीज़ को काउंट किया है तो मेरे पास आंसर 6 आया है। यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं, यानी ए से सी तक पहुँचने के लिए 3 ऑप्शन हैं। और फिर अब मेरे वर्ड पे गौर करें कि मैंने और बोला है, और के लिए मैंने आपको कहा था जब एंड आए या और आए तो उसके लिए आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि जब हम ए से सी की तरफ जाएंगे तो 3 ऑप्शन हैं, फिर सी से बी तक जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर वही मिलेगा जो मैंने एक्सपेंड करके आंसर निकाला है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ए से सी तक पहुँचने के लिए और फिर सी से बी तक पहुँचने के लिए मुझे डिपेंड करना पड़ेगा, मतलब मुझे सी पर डिपेंड करना पड़ेगा। मैं सी को छुए बगैर बी तक नहीं पहुँच सकती। तो ये वाला जो काम है, जो एंड वाला काम है, वो डिपेंडेंट होता है। यानी फ़र्ज़ करें कि एक इवेंट ई है, E1 है, दूसरा इवेंट E2 है। E1 को मैं नाम देती हूँ M और E2 को मैं नाम देती हूँ N का। मतलब ये कि ये M वेज हैं, ये M तरीक़ों से जा रहा है, ये N वेज हैं, यानी ये N तरीक़ों से जा रहा है। यहाँ पर मैंने नंबर्स के बजाय ये जो है इनको यूज़ किया है, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया है, यानी M3 की जगह पर मैंने M लिखा है, 2 की जगह पर मैंने N लिखा है। तो ये आपस में डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी ए से सी तक जाऊंगी तो बी पे पहुंचूंगी, ए से डायरेक्ट मैं बी तक नहीं पहुंच सकती। यानी ये वाले जो इवेंट्स हैं, इनको मैं इवेंट्स कह रही हूँ, ये आपस में डिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इस काम को किए बगैर मैं इस तक नहीं जा सकती। तो ये इस तरह के जो काउंटिंग है ये कहलाती है डिपेंडेंट। इसी तरह से आपने जब पहले हमने मूवीज़ और प्ले की बात की थी तो मेरे पास 3 ऑप्शंस मूवी के थे और यहाँ पर 2 ऑप्शंस जो थे प्ले के थे। तो मैंने आपको ये कहा था कि या तो मैं मूवी देखूँगी या फिर प्ले देखूँगी। अब यहाँ पर देखें
कि ये दोनों मूवी और प्ले एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। अगर मैं मूवी देखती हूँ तब भी मेरा काम हो जाएगा, अगर मैं प्ले देखती हूँ तब भी मेरा काम हो जाएगा। ये नहीं है कि मैं अगर मूवी देखूँगी तो मुझे प्ले भी देखना पड़ेगा, या अगर मैं प्ले देखूँगी तो मुझे मूवी भी देखनी पड़ेगी। इस तरह का जो वेज हैं इसको कहेंगे M+N, यानी ये इंडिपेंडेंट हैं। ये इंडिपेंडेंट इसलिए हैं कि एक काम करके मुझे दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, या दूसरा काम अगर मैं करूँगी तो मुझे पहला नहीं करना पड़ेगा। ये जो इवेंट्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, यानी जब और आएगा तो उसमें जो इवेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, और जब एंड आएगा तो उसमें जो इवेंट्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। और के लिए इंडिपेंडेंट, एंड के लिए डिपेंडेंट। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 5, 8। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ये कुछ डिजिट्स हैं और इससे हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि हमने यहाँ पर 4 डिजिट नंबर बनाना है। परम्यूटेशन के मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पहले प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तरीके से ये देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर परम्यूटेशन के तरीके से और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के तरीके से सेम आंसर आते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ये 4 ऑप्शंस लगा दी हैं। नंबर मेरे पास है 2, 3, 5, 8। 4 डिजिट का मैंने नंबर बनाना है। 4 डिजिट का जब मैंने नंबर बनाना है, यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगी कि रेपिटिशन अलाउ है या नॉट अलाउड है, या फिर नॉट अलाउड है। 2 ऑप्शन है ना मेरे पास कि इसमें 4 डिजिट नंबर बनाने में क्या ये नंबर रिपीट हो सकता है, ये नंबर रिपीट हो सकता है, ये नंबर रिपीट हो सकता है, या ये नंबर रिपीट हो सकता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो हम मान के चलते हैं वो होता है नॉट अलाउड। अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि रेपिटिशन इज़ अलाउड तो हमारा मेथड चेंज हो जाएगा, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो है नॉट अलाउड के तरीके से ही आते हैं। मतलब कि कोई भी इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाता, तो हमने ये मान के चलना है कि रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब हम चलते हैं और ये नंबर बनाते हैं। यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर बनेगा, तो यहाँ पर मैंने 4 लाइंस लगा ली हैं। अब मेरे पास 4 डिजिट बनाने के लिए इन डिजिट्स में कितने ऑप्शंस हैं? मेरे पास ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 डिजिट बनाने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस मैंने यहाँ पर फिल करना है। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर इस जगह पर 3 फिल किया है। अब ये मेरी मर्ज़ी है ना कि मैं 4 डिजिट नंबर बनाऊँगी, तो यहाँ पहली जगह पर मैं अपनी मर्ज़ी से या तो मैं 8 पुट करूँगी, या मैं 5 यहाँ पर फिल करूँगी, 3 फिल करूँगी, या 2 फिल करूँगी। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ से 3 उठाया है और यहाँ पर फिल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं 3 नहीं लिखूँगी, मैं वो ऑप्शंस लिखूँगी कि इस पहली प्लेस पर कितने ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ पर फिल कर सकती हूँ। मेरे पास अभी तक तो 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि मेरे पास जितने डिजिट्स होंगे उतनी ही मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होंगी। यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। अब रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब नॉट अलाउड है तो 3 मैं आगे किसी जगह पर फिल नहीं कर सकती। अब मेरे पास जो नंबर्स बच गए हैं वो है 2, 5, 8। अब मेरी मर्ज़ी है, चाहे तो मैं 8 फिल करूं यहाँ पर इस सेकंड प्लेस पर, या मैं 5 फिल करूं, या मैं 2 फिल करूं। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ से 8 नंबर ले लिया है और यहाँ पर फिल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं 8 नहीं लिखूँगी। मैं इस प्लेस के लिए जितनी ऑप्शन बची हैं मैं वो यहाँ पर वो फिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास इस प्लेस के लिए जो ऑप्शंस बची हैं वो है 1, 2, 3। यहाँ पर मैं वो ऑप्शन लिखूँगी, दैट इज़ 3। फ़र्ज़ करें ये 8 और 3। अब रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब मेरे पास जो नंबर्स बचे हैं थर्ड जगह पर फिल करने के लिए वो बचे हैं 2। ये 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर 5 फिल कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर 5 नहीं लिखूँगी, मैं वो ऑप्शंस लिखूँगी जो इस प्लेस पे भरने के लिए बच गए हैं। वो ऑप्शंस मेरे पास हैं 2, 5 एंड 2, यानी 2 ऑप्शंस मेरे पास बचे हैं। यहाँ पर मैं 2 लिखूँगी, 5 मैंने फिल किया, बाकी ये बचा। अब यहाँ पर ये
एक ऑप्शन बच गया है, यहाँ पर मैं लिखूँगी 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 4 3s are 12, 12 2s are 24, ये इसका आंसर है। अब ये देख लें कि यहाँ पर मैं प्लस भी कर सकती थी, प्लस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई ही क्यों किया? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब यहाँ पर कोई काम हमने करना हो और वो दूसरा काम किए बगैर पूरा ना हो रहा हो, तो वो जो इवेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने जो है फ़र्ज़ करें कि यहाँ मैंने 5 फिल किया था, यानी यहाँ पर भरा था। मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रही, मैं नंबर की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 5 भर दिया इस जगह पर, तो मेरे पास ये चीज़ें मैंने खाली छोड़ दी हैं। या इसे छोड़े बगैर मेरा 4 डिजिट नंबर बन रहा है? नहीं। या अगर मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया है, यहाँ पर मैं फिर बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं ऑप्शंस फिल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं नंबर फिल कर रही हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने 5 फिल किया है, यहाँ पर मैंने 8 फिल किया है। क्या इन दोनों को फिल करके और इनको छोड़ के मेरे पास 4 डिजिट नंबर बन रहा है? नहीं। यानी जब तक हम यहाँ पर वो सारे ऑप्शंस फिल नहीं करेंगे तब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। यानी ये जो इवेंट्स हैं आपस में डिपेंड कर रहे हैं, और जब डिपेंड कर रहे हों तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन यानी एंड की सूरत में आता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ए से सी तक जाना है और फिर बी तक पहुंचना है, यानी हमारी डेस्टिनेशन ए से बी तक है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जा सकते। हमने हर सूरत में सी से हो के जाना है। इसी तरह से यहाँ पर भी वही लॉजिक यूज़ की गई है कि एक काम किए बगैर हमारा काम पूरा नहीं होता, हमारी डेस्टिनेशन पूरी नहीं होती। यानी ये आपस में डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर फिल किए बगैर मुझे अगला नंबर नहीं मिल सकता, 4 डिजिट नंबर नहीं मिल सकता। या यहाँ पर मैं छोड़ दूँ और यहाँ पर फिल कर दूँ तब भी मुझे 4 डिजिट नंबर नहीं मिलेगा। 4 डिजिट नंबर मुझे हम उसी सूरत में मिलेगा जब ये 4 प्लेसेस चारों की चारों फिल होंगी, तो ही मेरे पास 4 डिजिट नंबर आएगा। और दूसरा हमारे पास 3 मूवीज़ थी और 2 प्लेस थे। अब यहाँ पर मैं एक काम को करके दूसरा नहीं कर रही थी, या ये काम करके मैं ये वाला नहीं कर रही थी। ये आपस में इंडिपेंडेंट थे। यानी अगर मैं ये एक काम करती दूसरा छोड़ देती तो भी मेरा काम पूरा हो जाता। ये काम करती और ये वाला छोड़ देती तब भी मेरा काम पूरा हो सकता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में जब तक हम वो चारों ऑप्शंस या जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे पूरे नहीं करते, तब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर एंड यूज़ किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखें। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 8 7 2 9। अभी जो मैंने लास्ट अभी क्वेश्चन किया है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? क्या इसका आंसर उस पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट आएगा? 4 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं और नंबर्स जो हैं हमारे पास हैं 8 7 2 9, यानी नंबर्स हमारे पास चेंज हैं लेकिन बनाने हमने 4 डिजिट नंबर। यहाँ पर हम फिर उस वही वाला मेथड यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर मैं 4 डिजिट नंबर बना रही हूँ। 4 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं उसमें से कोई एक नंबर फिल करूँगी। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर 2 फिल करना चाह रही हूँ, लेकिन 2 के लिए मैंने ऑप्शंस चेक करने हैं कि मेरे पास यहाँ पर नंबर फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर मैं 2 फिल करूँगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस मेरे पास 4 हैं। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं 9 फिल करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। और चूँकि एक काम किए बगैर मेरा दूसरा जो है वो काम मुकम्मल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मैं एंड वाला इवेंट यूज़ करूँगी और ये मेरे पास आंसर वही आएगा जो लास्ट क्वेश्चन में आया है, क्योंकि मैंने 4 डिजिट नंबर ही बनाने हैं। बेशक नंबर्स चेंज हैं लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। अब इसी क्वेश्चन को परम्यूटेशन के तरीके से करते हैं। क्या हमारा आंसर यही आता है? यहाँ पर परम्यूटेशन में और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जब रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड ये मान के चल रहे हैं, तो परम्यूटेशन के तरीके से जब हम ये क्वेश्चन करते हैं
तो यहाँ पर मेरे पास आएगा NPR वाला फार्मूला। NPR का मतलब है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन के लिए जो मेरे पास n है वो है 4, r इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर फिल करते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 दैट इज़ इक्वल टू 24। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसमें हमने रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड मान के चले हैं, वो और परम्यूटेशन वो सेम ही मेथड है। अब ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में है हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग नंबर्स 8 7 2 9। सेम क्वेश्चन है लेकिन मैंने जस्ट एडिशन की है इवन नंबर्स की। अब इवन नंबर हमने बनाने हैं लेकिन 4 डिजिट ही बनाने हैं, लेकिन इवन नंबर्स होने चाहिए बाय यूजिंग नंबर्स दीज। अब ये और लास्ट वाला क्वेश्चन सेम नंबर्स है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इवन चेंज है। अब इवन नंबर आपको पता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, जो इवन नंबर यहाँ पर वो ऐसे होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों एट द वंस प्लेस, यानी यूनिट प्लेस पर जो नंबर 2 से डिविजिबल हों वो यहाँ पर आने चाहिए। अब 4 डिजिट नंबर हमने बनाने हैं। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। इवन नंबर्स हमने बनाने हैं, नंबर्स में जो हमें डिजिट्स दिए गए हैं उसमें हमने ये चेक करना है कि कितने नंबर्स इवन हैं। यहाँ पर 8 और 2, यानी यहाँ पर हम या तो 8 फिल करें या 2 फिल करें इस प्लेस पर, तो हमारा इवन नंबर बनेगा। यहाँ पर मैं कुछ भी फिल करूँ मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर मतलब है। इसको प्रॉपर तरीके से फिल किए बगैर मेरा क्वेश्चन ठीक नहीं आएगा। यहाँ पर जो है इवन नंबर फिल होना चाहिए। इवन नंबर यानी यहाँ पर जो इवन नंबर मेरे पास हैं 2 या 8। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं 2 को फिल करती हूँ, लेकिन इवन नंबर्स यहाँ पर हैं कितने, 2। ऑप्शंस कितने हैं उनके, ऑप्शंस हैं 2, यानी यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। फ़र्ज़ करें उसमें से मैंने यहाँ पर 2 फिल कर दिया। यहाँ पर चाहे मैं 8 फिल करूँ, चाहे 7 फिल करूँ, चाहे 9 फिल करूँ, मुझे उससे कोई गर्ज़ नहीं है। यहाँ पर हमेशा यहाँ पर वही ऑप्शंस आएंगे जितना उन्होंने मांगा है। वो इवन नंबर्स हैं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है। अब यहाँ पर फिल करने के लिए अब कितने ऑप्शंस हैं, एक तो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर फिल करने के लिए मेरे पास 1 2 3 ऑप्शंस हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने 7 फिल किया, अब मेरे पास कितने ऑप्शंस रह गए, 2। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने 9 फिल की है, अब मेरे पास कितने ऑप्शंस रह गए हैं, 1। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 6 2 12, तो ये हमारे पास आंसर है। अब ये चेक करें कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने हमेशा इस प्लेस से ही फिलिंग स्टार्ट करनी है। हमने क्वेश्चन के मुताबिक हम यहाँ से भी जो है अपनी फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी जैसे मैंने यहाँ पर 4 3 2 1 किया था, हम यहाँ पर 4 3 2 1 उल्टा भी कर सकते हैं। इसको आंसर हमारा वही 24 ही आएगा।